हेलो बच्चों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 9। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। लेकिन बच्चों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। इस लेक्चर का नाम है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले एक लेक्चर मैंने पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 8। बिना लेक्चर नंबर 8 समझे ये समझना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है अगर आपने पहले कभी भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है। तो बच्चे, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने पहले कभी भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो प्लीज बिना लेक्चर नंबर 8 को देखे इस पे अपना समय बर्बाद ना करें, है ना बच्चों। और अगर आपने पहले इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है, फॉलिकल्स क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, तब आप इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ लेक्चर नंबर 9 से। अदरवाइज आपको लेक्चर नंबर 8 पढ़ना ही पड़ेगा। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि बच्चों मासिक धर्म के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों क्या होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीरियड्स कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 या 4 में पढ़ने पढ़ाया था आपको। ये हो गई, ये बच्चों हो गई, ये हो गई हमारे फीमेल की यूटेरस, फीमेल की गर्भाशय या बच्चेदानी। गर्भाशय में 3 दीवार पाई जाती है बच्चों। जो अंदर वाली दीवार है इसका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम बच्चों? जो मैं रेड कलर से बनाया है इसका नाम है बच्चों एंडोमेट्रियम। और बच्चों, हर महीने में एक बार ये जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूट के वेजाइना के द्वारा ब्लड के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी को पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म कहते हैं। तो बच्चों, ये कितनी इंपॉर्टेंट, ये कितनी ज्यादा जरूरी है ये प्रोसेस। जब इस चैप्टर में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एहसास होगा, बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल के हम सब इस दुनिया में होना नामुमकिन थे, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का बच्चों मतलब क्या होता है। तो बच्चों, आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। देखो, ये इमेजिन, ये 1 तारीख है और ये 5 तारीख है, ठीक है। 1 से 5 तारीख के बीच में एक फीमेल की वेजाइना से मेंस्ट्रुएशन या ब्लड बाहर आया, पीरियड्स वाला ब्लड बाहर आया, ठीक है। फिर ये फिर कुछ दिन बाद फिर ब्लड बाहर आया। फिर कुछ दिन बाद, कुछ महीने मतलब कुछ 25 या 28 दिन बाद फिर ब्लड बाहर आया। मैंने क्या बताया? ये ब्लड आ रहा है, ठीक है। फिर कुछ दिन का गए थे, फिर ब्लड आ रहा है। तो बच्चों, इस तारीख से, जिस दिन से ब्लड शुरू हुआ और अगले पीरियड्स में जब यहाँ पे ब्लड शुरू होगा, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या होता है बच्चों? फीमेल की वेजाइना से ब्लड का बाहर आना मेंस्ट्रुएशन कहलाता है ना बच्चों। तो जब ब्लड बाहर आया, ये 1 तारीख को ब्लड बाहर आया, उसके बाद जब अगले महीने की 1 तारीख को ब्लड आएगा, उस पूरे दिन को, पूरे जो समय को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों, आपको जानना ये जरूरी है, क्या क्या दुनिया में ऐसी कोई और भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। तो बच्चों, ये आपको जानकर बहुत अचंभित होगा कि जी, पाए जाते हैं। जैसे फीमेल प्राइमेट में जो भी आता है उनमें पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, जैसे हम लोग इंसान, ह्यूमन बींग की फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। और बच्चों, मंकी और एप्स की फीमेल में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। ओके बच्चों, तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, कितने दिन, एक साइकिल कितने दिन की होती है। तो बच्चों, एनसीईआरटी जो हमारी किताब है वो कहती है 28 से 29 दिन, जो एवरेज है 28 से 29 दिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड है उसका 30 दिन है तो वो हेल्दी नहीं है, वो तंदुरुस्त नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 25 से लेके 35 तक, 25 से लेके 35 दिन तक कोई भी एक हो सकता है। किसी फीमेल का पीरियड्स 35 हर 25 दिन में आता हो,
या किसी 35 दिन में आता हो, तो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस लेक्चर में हम 28 दिन के हिसाब से पढ़ेंगे। कितने दिन का पढ़ेंगे बच्चों? 28 दिन के हिसाब से। लेकिन आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये वाला याद रखना है, क्योंकि बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी बुक में यही लिखा हुआ है, 28 से 29 दिन। तो बच्चों बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। ये मान लो ये दीदी है, ये कोई दीदी है। ये दीदी कि जब बालिग हुई, जब प्यूबर्टी पे पहुंची, तो बच्चों जब ये दीदी प्यूबर्टी पे पहुंची तो इनको पहली बार पीरियड आया। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? जब किसी फीमेल को पहली बार पीरियड आता है तो बच्चों उसको अगर पहली बार फर्स्ट टाइम पीरियड आया तो उसको बच्चों कहते हैं मीनार्के। क्या कहते हैं बच्चों? मीनार्के। क्या कहते हैं? बोलो। मीनार्के क्या होता है? जब फीमेल को पहली बार पीरियड्स आते हैं उसको मीनार्के कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। जब जब फीमेल 50 साल की उम्र तक पहुंचती है, 50 साल तक की उम्र तक पहुंचती है, तो उसको आखिरी बार पीरियड्स आते हैं। उसके बाद उसकी जिंदगी में कभी पीरियड्स नहीं आएगा। तो पहली बार जब आया तो आपने बोला मीनार्के, और जब आखिरी बार बच्चों आता है तो बच्चों कहते हैं उस प्रोसेस को मीनापॉज। क्या कहते हैं बच्चों? मीनापॉज। आपने मोबाइल में पॉज का बटन देखा होगा ना, पॉज ऐसे करते रुक जाता है, तो मीनापॉज। मीनार्के मतलब जब फीमेल की, इस दीदी की जब पहली बार पीरियड आया तो उसको आपने मीनार्के कहा। जब इस दीदी को आखिरी बार पीरियड आएगा तो बच्चों इसको बोलेंगे मीनोपॉज। तो मीनार्के और मीनोपॉज के बीच में बच्चों मैं नेक्स्ट पॉइंट समझाना आपको, चलो फोकस रखेगा। इमेजिन कि ये मीनार्के है, ठीक है, मीनार्के, और बच्चों ये है मीनापॉज। बच्चों उसके बीच में जो समय है, इमेजिन ये 10 से 11 साल है, जो भी हो सकता है, 9, 10, 11 साल। और बच्चों ये है 50 साल की उम्र में, ठीक है। तो ये मीनापॉज बच्चों का होता है 50 साल की उम्र में, ठीक है। तो 50 साल की उम्र पहुंचेंगे फीमेल तो उनके अंदर पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों इतने साल से लेके मीनार्के और मीनोपॉज के बीच ही जो फीमेल होती है वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। क्या कर सकती है बच्चों? रिप्रोडक्शन कर सकती है। रिप्रोडक्शन बच्चों मतलब ये बच्चे को जन्म दे सकती है। ना तो इससे पहले कर सकती, ना इसके बाद कर सकती है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्शन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे पैदाइश के लिए ये एक बहुत जरूरी प्रोसेस है। बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि पहली बार पीरियड आता है तो उसको आप कहते हो क्या? मीनार्के। और जब आखिरी बार आता है तो मीनोपॉज। तो क्या मैं आपसे जान सकता हूं जो आखिरी बार पीरियड कितनी उम्र में आता है? तो बच्चों लगभग 50 साल की उम्र में, है ना बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। ये है ओव्यूलेशन। क्या बच्चों? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? मैंने आपसे कहा था आपको लेक्चर नंबर 8 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ओव्यूलेशन है मैंने इसको बहुत अच्छे से वहां पे समझाया हुआ है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको एक बार समझा दूं। बच्चों ये है ग्राफियन फॉलिकल और इसके अंदर पाई जा रही है सेकेंडरी oocyte। क्या पाई है बच्चों? सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte पाई जा रही है। और रेड वाला आप देख रहे हो इसको बच्चे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। मैं यहाँ कुछ भी ये सब पढ़ाऊंगा नहीं, बस एक बार बता दे रहा हूं। और क्या बच्चों? ये सेकेंडरी oocyte। तो बच्चों जब तो जैसे इमेजिन कि एक 28 दिन की पीरियड की साइकिल है, ये 1 तारीख या 28 तारीख, मतलब जो 14वें दिन होगा, इस 14वें दिन जो ग्राफियन फॉलिकल से बच्चों इस ग्राफियन फॉलिकल से ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, एक मिनट सॉरी, इमेजिन करो ये जो पूरा स्ट्रक्चर, ये अंदर रेड वाला, ये वाला पूरा
ये बच्चों ये निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का बाहर आना ओव्यूलेशन कहलाता है। तो बच्चों ये कब होता है? ये बच्चों जो पीरियड्स की साइकिल, अगर एक 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें जो 14वें दिन होगा, 14वें दिन ही हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। ओके बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ चीज समझा। ओव्यूलेशन अकर 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ये क्या कहना चाह रहा है? एक मिनट, इसको मैं मिटा दूं, समझाता हूँ बच्चों। ये कहना ये चाह रहा है ओव्यूलेशन होता है कब? 14 दिन पहले नेक्स्ट जनरेशन से। जो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। मान लो ये 1 दिन है, या 28 दिन है, फिर ये 1 दिन है और ये 28 दिन है, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है? देखो जब 28 दिन का होता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं होती। बीच में कहा 14 दिन आ गया, 14 दिन आ गया। एनसीईआरटी ने 28 दिन वाला लेकर समझाया, तो वो ये कह रहा है जो ओव्यूलेशन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में निकलता है। मैंने अगर एक 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसका बीच क्या होगा? 14 दिन। तो 14 दिन में ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आती है। लेकिन बच्चों अगर मान लो किसी फीमेल का 28 दिन नहीं है, 32 दिन है। कितना बच्चों? 32 दिन। तब तब कब आएगा? कब ओव्यूलेशन आएगा? तो ज्यादातर जो बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है वो हिला हुआ होता है। उनका कॉन्सेप्ट यह होता है, वो यहाँ से गिनते हैं 1 से 14 दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया। लेकिन बच्चों वो तो आपने यहाँ से गिना हुआ है, और डिफिनेशन क्या कहती है? जो अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, जो अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी 1 से 32 तक, वहां से यहाँ से हमको 14 दिन देखना है। हमको यहाँ से 14 नहीं देखना है बच्चों, हमको यहाँ से 14 दिखना है। तो यहां से अगर आप 14 देखोगे कितना होगा? 32 में से 14 घटाओ, आप कितना आएगा? 32 में से 14 अगर आप घटाते हो तो लगभग 18 आता है ना बच्चों, 18। तो बच्चों ये जो 18वां दिन है, यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा ना, न कि इस 14 दिन पे। तो हमें हमेशा कहां से गिनना होगा? इमेजिन कि किसी का 40 दिन होता तो नहीं 40 दिन, बट एक मान लेते हैं, तो हमें इधर से 14 दिन नहीं गिनना है, हमें किधर से गिनना है? इधर से 14 गिनना है। किसी का अगर 35 दिन है तो हमको इधर से 14 गिनना है ना। अब क्या करना? 35 में से 14 घटा देना। 35 में से 14 घटाओगे कितना आएगा? 5 में 4 गए, 3 में से 2 गए, 21 दिन पे इनको 21 दिन पे इनको मेंस्ट्रुएशन होगा। तो मैं आसान शब्दों में एक बार और समझा देता हूं आपको। मैं क्या समझा रहा था, एक बार फोकस करना। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर किसी को 14 दिन का ओव्यूलेशन निकालना है तो आपको हमेशा उल्टी गिनती करना है, न कि इधर से। तो हमको इधर से करेंगे कि 28 दिन में दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर किसी का 30 दिन है, ठीक है, और हमको ये पता करना है इनको ओव्यूलेशन कब होगा, तो हमें उल्टा आना है 14। तो ये कोई दिन आएगा 30 में से 14 के लगभग आ रहा है 16, है ना। तो 16वें दिन इनको ओव्यूलेशन होगा। तो बच्चों हो गया। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। बच्चों देखो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के लाया हूँ ये वाली चीज, यहाँ पे हमको मेन चीज पढ़नी है। लेकिन बच्चों ये समझ में तभी आएगा जब आपको ये वाली स्लाइड आपको आती आती होगी। और बच्चों बस आप 10 मिनट 5-10 मिनट मुझे दो, ये वाली चीज मैं आपको एकदम आसानी से दिमाग में आपको सेट कर दूंगा। ये पता है इससे सवाल कैसे आता है? जैसे मान लो आपके घर में आपकी बहन है, आपकी बहन सारा काम करती है, रोटी बनाती है, खाना बनाती है, झाड़ू बर्तन करती है, आपसे लड़ती है, मोबाइल देखती है, बहुत सारा काम घर पे करती है, ठीक है। अगर अगर कोई आपसे इसमें बहुत तरह के सवाल पूछा जाता है कि आपकी बहन क्या करती है, तो आप लिखोगे फला 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 करती है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा अगर आपकी बहन घर में नहीं है तो क्या क्या काम नहीं हो पाएगा, है ना। क्या क्या था? जैसे अगर आपके घर में तो ऑप्शन होगा खाना नहीं बन पाएगा, हाँ ठीक खाना नहीं बन पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चों हमको 4 हार्मोन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चों? 4 हार्मोन के बारे में पढ़ना है। उन चारों हार्मोन का कुछ काम होगा, है ना बच्चों, कुछ काम होगा, और वो कहीं से निकलते होंगे, है ना। तो कभी कभी पूछेगा इस हार्मोन का काम क्या है,
या कभी कभी ऐसे पूछेगा, काम देगा, वो पूछेगा ये काम कौन करता है। या कभी कभी ये पूछेगा अगर ये हार्मोन नहीं हुआ तो बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको हार्मोन का काम पढ़ लेना है। काम पढ़ने के बाद वो कुछ भी सवाल बनाए हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमने देखा हार्मोन। हार्मोन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एंड हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को संदेश देता है और एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन निकालता है जिसका नाम था एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच हार्मोन कहां से निकलते हैं बच्चों? पिट्यूटरी से। कहां से निकलते हैं बच्चों? पिट्यूटरी से। तो मैंने क्या कहा, पिट्यूटरी हार्मोन जिसे एफएसएच और एलएच कहते हैं। एफएसएच और एलएच को बच्चों गोनाडोट्रोफिन भी कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं एफएसएच का काम क्या है। एफएसएच के अगर आपने पिछले लेक्चर को ध्यान से पढ़ा है तो मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड कार्पस ल्यूटियम। तो बच्चों ये क्या करता है एफएसएच? एफएसएच बच्चों फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है। जो आप कल देख रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बना, प्राइमरी से फॉलिकल से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बना। बच्चों ये सब कौन करता है? ये बच्चों एफएसएच ही ये वाला काम करता है। तो मैंने क्या लिखा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है। बच्चों इस फॉलिकल का डेवलपमेंट एलएच भी करता है। एफएसएच और एलएच दोनों बच्चों फॉलिकल का डेवलपमेंट करते हैं। तो बच्चों जब इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये अपने अंदर से एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकाल रहे होते हैं। क्या निकाल लेते बच्चों? एस्ट्रोजन। मैंने आपको क्या बताया, एफएसएच और एलएच दोनों फॉलिकल का डेवलपमेंट करते हैं। फॉलिकल का डेवलपमेंट करते हैं और वो फॉलिकल अपने अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं। बच्चों उसका हम देखते हैं एलएच का काम। एलएच का काम सबसे पहले आपने क्या देखा, फॉलिकल का डेवलपमेंट। फिर बच्चों ये क्या करता है, ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। क्या करता है बच्चों? कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। बच्चों कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? बच्चों आपने पिछले लेक्चर में देखा था, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसके अंदर से जब सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाती है तो वो एक स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसका नाम था कार्पस ल्यूटियम, और उस कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता था। तो बच्चों कार्पस ल्यूटियम जब तक उसको एलएच मिलता रहेगा तब तक वो अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता रहेगा। तो आपने क्या देखा, एलएच का काम देखा फॉलिकल का डेवलपमेंट और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। और क्या करता है बच्चों, जब 14वें दिन पे एलएच बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। क्या होता है बच्चों? एलएच बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो उसी को एलएच सर्ज कहते हैं। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो अचानक से जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो फट जाता है और वहां से सेकेंडरी ओसाइट निकल जाती है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो बच्चों आपने ओव्यूलेशन का एलएच का 3 काम देखा। पहला देखा एलएच सर्ज जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, और दूसरा कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और तीसरा फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है। बच्चों ये हो गया हमारा दोनों हार्मोन का काम। तो कभी कभी पूछेगा अगर एलएच नहीं है, एलएच नहीं है तो किसको क्या क्या नहीं हो पाएगा? एलएच सर्ज नहीं हो पाएगा, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, कार्पस ल्यूटियम जब नहीं रहेगी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं निकलेगा, और बच्चों फॉलिकल का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं दो और हार्मोन के बारे में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बच्चों एस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम बनाना। ये यूटेरस की जो अंदर वाली दीवार है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, और उसको कौन बनाता है बच्चों? उसको बनाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को बनाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को बनाता है। और बच्चों दूसरा सवाल ये पूछा जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? एस्ट्रोजन बच्चों क्या करता है? एंडोमेट्रियम को बनाता है, लेकिन बच्चों जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो जब बन जाता है उसको मेंटेन करने वाला भी तो कोई चाहिए। अगर तुम बना के छोड़ के चले जाओगे तो खराब नहीं हो जाएगा। बनाता कौन है? एस्ट्रोजन, लेकिन उसको मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बच्चों अगर बनने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगा, यानी कि पीरियड्स आ जाएगा। तो ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि पीरियड्स क्यों होता है, तो उसका यही जवाब होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो नहीं है, इसी वजह से मेंस्ट्रुएशन हो गया। बच्चों उसके बाद ये पूछा जाता है जो एस्ट्रोजन होता है वो कहां से निकलता है? वो कहां से निकलता है? तो बच्चों वो निकलता है
ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं और कुछ मात्रा में कार्पस ल्यूटियम भी रिलीज करता है। एस्ट्रोजन का काम एंडोमेट्रियम बनाना, कहां से निकलता है? फॉलिकल से और कार्पस ल्यूटियम से। प्रोजेस्टेरॉन का काम, प्रोजेस्टेरॉन का काम एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है और कहां से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से। तो मुझे ख्याल है आपको सबका काम पता है। एफएसएच फॉलिकल का डेवलपमेंट, एलएच फॉलिकल का डेवलपमेंट, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना, एलएच सर्ज एस्ट्रोजन का एंडोमेट्रियम बनाना, निकलता कहां से? डेवलपिंग फॉलिकल और कार्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन काम क्या है इसका? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना और कहां से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड, कार्पस ल्यूटियम। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कार्पस, अब हम पढ़ेंगे बच्चों कार्पस ल्यूटियम के बारे में। कार्पस ल्यूटियम बच्चों, कार्पस ल्यूटियम बच्चों क्या है? कार्पस ल्यूटियम मैंने आपको पीछे बताया था, कार्पस ल्यूटियम दो चीज निकालती है। सबसे पहला ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है और दूसरा एस्ट्रोजन। तो बच्चों जो कार्पस ल्यूटियम है इसको टेम्परेरी का बच्चों, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है बच्चों? कार्पस ल्यूटियम। और बच्चों ये दो चीज निकालती है, कौन चीज बच्चों? पहला है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा है बच्चों एस्ट्रोजन। लेकिन बच्चों आपको ध्यान क्या देना है, कार्पस ल्यूटियम ज्यादा क्या निकालती है? ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन निकालती है और कम मात्रा में एस्ट्रोजन निकालती है। तो बच्चों ज्यादातर आपको सवालों में यही मिलेगा, कार्पस ल्यूटियम क्या निकलता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो आपको प्रोजेस्टेरॉन ही टिक करना है ना बच्चों। तो बच्चों हमने कार्पस ल्यूटियम के बारे में देखा। अब बढ़ते हैं फाइनल चीज के ऊपर जिसकी वजह से हम इतनी मेहनत कर रहे थे कब से। बच्चों है ये है ओव्यूलेशन। पहले आपको पहले ध्यान देना है, मैंने ये एक दिन बनाया है, ये 5, ये 14वां दिन और ये 28वां दिन। और बच्चों यहां से शुरू हो जाएगी अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पे भी एक आएगा, 5 आएगा, 14 आएगा, 28 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ फोकस करते हैं जो 1 से लेकर 5 तक का दिन होता है बच्चों, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहले ऊपर का फेज याद कर लेते हैं, फिर उसमें देख लेंगे उसमें हो क्या कह रहा है। सबसे पहले आप फोकस करो मेंस्ट्रुअल फेज। जो 1 से लेकर 5 दिन का टाइम है बच्चों, इसको हम कहते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं बच्चों? मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। 5 से लेकर जो 14वें दिन का टाइम है उसको बोला जाता है फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉलिकुलर फेज, या उसी को प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है। फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। आपने पहले क्या देखा? मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरे पे क्या देखा? फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। फिर बच्चों 14वें दिन आपको ओव्यूलेशन मिला, तो इस 14वें दिन को ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद 14 से लेकर 28 दिन तक कहा जाता है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। ठीक है, मुझे ख्याल है आपको फेज का नाम याद आ। 1 से लेकर 5 तक मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज। जब 5 से लेकर 14 दिन तक फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बाद बच्चों ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखो, इस 1 से लेके 5वें दिन तक क्या होता है? 1 से लेके 5वें दिन तक क्या होता है बच्चों? जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो 2 से लेके 5 दिन तक हो सकता है। यानी किसी फीमेल को सिर्फ 2 दिन भी ब्लड आ सकता है, या किसी को 5 दिन तक आ सकता है, या किसी को 3 भी आ सकता है, किसी को 4 भी आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर हो, जब भी हम इस पूरे साइकिल को पढ़ते हैं तो हमको 4 चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले हार्मोन। क्या बच्चों? हार्मोन ध्यान में रखना होता है। दूसरी चीज बच्चों हमको देखना होता है उस टाइम पे यूटेरस के अंदर क्या हो रहा है। बच्चों क्या? यूटेरस के अंदर क्या हो रहा है, और उसी सेम टाइम पे ओवरी के अंदर क्या हो रहा है। समझ में आ रही है? पहले हमको हार्मोन के बारे में याद रखना है। ठीक है भाई, हार्मोन। दूसरी चीज उस टाइम पे यूटेरस में क्या हो रहा है और उसी टाइम पे ओवरी के अंदर क्या हो रहा है। तो जो मैंने इस वाले कलर से लिखा है ये सब यूटेरस के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? मैंने जितना भी इस कलम से लिखा हुआ है, ये जो आप ग्रीन ग्रीन कलर का देख रहे हो, इसको मैंने यूटेरस के बारे में लिखा हुआ है कि इस घटना यूटेरस की घटना है। और जितना आप येलो वाला देख रहे हो ये सारी घटनाएं ओवरी के अंदर हो रही है। ठीक है,
तो मुझे ख्याल है आपको फेज याद हो गया होगा, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। बच्चों मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है? जब मेंस्ट्रुअल फेज में बच्चों क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूट के विजाइना के द्वारा बाहर चली जाती है, उसी को मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में बच्चों क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर से ब्लड का बाहर आना मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, और इस फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। तो मैंने ये क्या लिखा, यूटेरस के अंदर बच्चों ये एंडोमेट्रियम होती है और उसके साथ जो ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ पे आप ध्यान दो, जो ये एंडोमेट्रियम है और इसके साथ कुछ ब्लड वेसल्स भी तो लगे होंगे ना, ये बच्चों ये टूट के ये सारी विजाइना के द्वारा बाहर आ जाती है, वही मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, शेड मतलब बच्चों टूट के बाहर चली जाना। बच्चों अगले फेज की तरफ बढ़ते, इसका नाम है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। बच्चों जब एंडोमेट्रियम टूट गई तो बच्चों एंडोमेट्रियम को फिर से बनाना है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसी के अंदर होता क्या है, जो जाइगोट होता है, जो बेबी होता है, यहीं पे आके 9 महीने तक रहेगा। तो एंडोमेट्रियम हर महीने तैयार होती है इस आस में कि कोई फिर अगले महीने आएगा, यहाँ पे कोई मेहमान आएगा, उसको मैं 9 महीने तक अपने पास रखूंगी। जब नहीं आता है वो मेहमान, वो बेचारी शर्मिंदा होकर उस गुस्से में टूट के बाहर चली जाती है। तो बच्चों जब इस वाले फेज में टूट गई तो फिर इसको यहाँ पे बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। तो बच्चों यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है, किसके द्वारा? बाय प्रोलिफरेशन। मैं क्या कह रहा हूँ, ये फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर एंडोमेट्रियम बनती है यूटेरस के अंदर। और बच्चों ओवरी के अंदर क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था फॉलिकल का डेवलपमेंट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम आते हैं 14वें दिन पे। 14वें दिन पे क्या होता है बच्चों, एलएच, जो एलएच हार्मोन होता है वो अचानक बहुत ज्यादा निकल जाता है। ये जो बहुत ज्यादा ये एलएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन बहुत ज्यादा निकल जाता है, इसी को हम कहते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज जब ये बहुत ज्यादा निकलता है तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल होती है, ग्राफियन फॉलिकल होती है बच्चों, इसके अंदर से जो सेकेंडरी ओसाइट है, जो सेकेंडरी ओसाइट है, इसके अंदर से बच्चों बाहर निकल जाती है। इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं, है ना बच्चों? इसी को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। तो 14वें दिन पे क्या होता है, एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल जाती है। फिर बच्चों आता है अगला फेज, उसका नाम है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। बच्चों इसके अंदर ये जो एंडोमेट्रियम यहाँ पे तो बन गई, तो मैंने आपसे कहा था सिर्फ बनना काफी नहीं होता है, उसको मेंटेन करना होता है। उसको बच्चों क्या करना होता है? मेंटेन करना होता है। तो इस ल्यूटियल फेज में एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम को मेंटेन करती है, बनाए रखती है ना बच्चों? उसके बाद ओवरी के अंदर बच्चों ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, ये जो ग्राफियन फॉलिकल था बच्चों, ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, और बच्चों ये है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम के अंदर से हमें दो हार्मोन निकलते हुए दिखाई देते हैं, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरे का नाम है एस्ट्रोजन। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा निकलता है और एस्ट्रोजन कम निकलता है। तो जब सवाल लगाना तो आप बहुत ज्यादा ध्यान देना बच्चों। ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्यारा सा टॉपिक। बच्चों अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान सी चीज थी, है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो और खुशियों को बांटते रहो। थैंक यू सो मच।